तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, सुबह के 5:30 बजे हम लोग मैट्रिक 2025 में मैथ के पेपर में आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं। 20 प्रश्न बन चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग 21 से 25 तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी बेस पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं और आपके लिए कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है। वैसे में तो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर से भी सभी चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और अपना तैयारी जो है बिल्कुल ऊँचे दर्जे का करना है, ठीक है? तो आइए आज का यह जो है सवाल 21 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद एवं 9वां पद क्रमशः 43 एवं 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। देखिए बच्चा लोग, यह सवाल जो है ना, यह समांतर श्रेणी चैप्टर का सवाल है, ठीक है? इसमें हम लोग को समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। 2 पद दिए गए हैं, 5वां पद और 9वां पद। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहला और सारबंतर ज्ञात करते हैं। जैसे ही पहला पद और सारबंतर ज्ञात करेंगे तो हमें समांतर श्रेणी निकालने में आसानी होगी। तो देखिए सवाल को सॉल्व हम कर रहे हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रश्न से कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न से कह रहा है कि पांचवा पद जो है ना, पांचवा पद वह है 43। एक फॉर्मूला जान लीजिएगा। एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी फॉर्मूला पर हम लोग पांचवा पद भी लिखेंगे, ठीक है? तो कोई भी पद लिखना होगा तो क्या करेंगे, a लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, जो पद लिखना है उसमें से एक कम कर देंगे और डी के साथ गुना करेंगे। यही कंसेप्ट अपनाएंगे। हम लोग को लिखना है पांचवा पद, तो ए लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। पांचवा पद लिखना है तो 5 में से एक कम कर दीजिए, 4 हो जाएगा, और डी से गुना कीजिए, बराबर में हो जाएगा 43। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर प्रश्न में कह रहा है कि नौवां पद जो है ना बच्चों, नौवां पद 79 है। तो नौवां पद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8 डी बराबर 79, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक काम करेंगे, अब यह हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है? और इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे समीकरण एक घटाओ समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 है a प्लस 4d बराबर 43। समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 79, ठीक है? अब यह घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, या माइनस जाएगा, माइनस जाएगा, माइनस जाएगा, ये खत्म। 4d में से घटेगा 8d माइनस 4d हो जाएगा, और 79 में से 43 घटाइएगा, यानी 43 में से 79 घटाइएगा, ठीक है? तो आ जाएगा -36। क्लियर? अब d का वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? d का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो d बराबर हो जाएगा -36 अपॉन -4 यानी 9। अब d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 सबसे पहले लिख लीजिए। समीकरण 1 दिया हुआ यहाँ पर a प्लस 4d बराबर 43। समझ में आ गया? हमको किसका मान रखना है? d का मान रखना है। यहाँ पर d का मान रखना है। d का मान रखने का मतलब यह है, d को रिप्लेस कीजिए और d का वैल्यू रखिए। a प्लस 4 गुना d का वैल्यू 9 बराबर 43 हो जाएगा। अब a प्लस 4 9 36 बराबर 43, और a का वैल्यू 43 माइनस 36, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। a का वैल्यू कितना आया? 7, ठीक है? d का वैल्यू 9 आया और a का वैल्यू 7 आया।
अब एक काम करेंगे, एपी का पहला पद तो मालूम हो गया, अब दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 7 और प्लस डी का वैल्यू कितना है 9, 9 7 16 हो जाएगा, दूसरा पद 16 हो जाएगा। अब तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी। बात समझ में आया? तो ए का वैल्यू है 7 और प्लस 2 गुना 9, तो 7 प्लस 2 9 18, 18 7 कितना होता है 25 होता है। इस तरीके से हम लोग चौथा पद निकाल सकते हैं ए प्लस 3डी। तो ए का वैल्यू है 7 प्लस 3 गुना 9, 9 त्रिक 27 और 27 से 7 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इस प्रकार से अतः एपी क्या है, अतः एपी है, ध्यान दीजिएगा, पहला पद लिखेंगे 7, दूसरा पद लिखेंगे 16, तीसरा पद लिखेंगे 25, चौथा पद लिखेंगे 34, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। यही हमारा कौन सी हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया? तो दो पद दिए गए हों और उससे हम लोग को एपी प्राप्त करना हो तो सबसे पहले ए और डी का मान निकालते हैं। जैसे ही ए और डी का मान निकल जाता है तो क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी पद निकालना हो निकाल करके एपी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों 22 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यह त्रिकोणमिति से सवाल है। ठीक है, और इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को पहले रूट को हटाना होगा, उसके पश्चात त्रिकोणमितीय सब समीकरणों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में दो पक्ष हैं, एक एलएचएस और दूसरा आरएचएस। दोनों में से जिस पक्ष से बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, आइए सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं हम लोग कि इस तरीके के सवाल को सॉल्व कैसे करें, खासकर रूट वाला सवाल। ठीक है, एलएचएस से, एलएचएस में दिया हो गया है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे यानी बदलेंगे। तो स्क्वायर में बदलने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एक 9th क्लास में एक सीखे हुईएगा एक कंसेप्ट परिमेयकरण। ठीक है, उसी के बेस पर इसको हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके हर में है 1 माइनस कॉस थीटा। यदि 1 माइनस कॉस थीटा के चिन्ह को बदल दे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्राप्त होता है, और इसी 1 प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे, अंश और हर में गुना करेंगे। क्लियर? अब 1 माइनस कॉस थीटा के चिन्ह को बदले हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा आया है, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा का कंजुगेट होगा। ठीक है, तो कंजुगेट से गुना करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर ऊपर ऊपर ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा, किसी भी संख्या का 2 बार गुना होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटा में, अब नीचे आइए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यह हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इतना तो बात समझ में आ गया। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटा में, अब यह सर्वसमीका हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कैसे होता है पहले समझिए, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा को का साइड चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा आया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक घातांक का नियम लागू होगा, अगर a का स्क्वायर हो और बटा में b का स्क्वायर हो तो a अपॉन b का होल स्क्वायर हो जाता है, यह घातांक का नियम है। ठीक है,
अब समझिए, अब 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा में 1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो लिखेंगे बराबर RHS LHS, और यह क्या है RHS है, प्रूव हो गया। इस तरीके से इस सवाल को प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यह भी सवाल जो है त्रिकोणमिति से ही है, लेकिन यह है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित सवाल। ठीक है, सवाल है सिद्ध करे कि tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इक्वल टू cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री। LHS और RHS इन दोनों में से किसी एक साइड को लेकर के आराम से सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, LHS से क्या दिया हुआ है, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan 9 डिग्री प्राप्त करने के लिए 9 डिग्री प्राप्त करने के लिए 90 में से क्या घटाना होगा, तो 90 में से 81 घटाना होगा इंटू 10। अब देखिएगा 27 डिग्री प्राप्त करने के लिए 90 में से क्या घटाना होगा, तो 90 में से 63 घटाना होगा। अब देखिए यह एक फॉर्मूला हो गया, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो थीटा के बदले में 81 है इंटू फिर tan 90 माइनस थीटा, tan बदलता है कॉट में, कॉट थीटा, थीटा का बदले में है 63, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 63 इंटू कॉट 81 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम है, A गुना B बराबर B गुना A। अब देखिए LHS में क्या था, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, उसको सॉल्व किया तो कितना आया, cot 63 इंटू cot 81 डिग्री आ गया। तो यह लिख सकते हैं प्रूफ। अब देखिए बच्चों 24 नंबर सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यदि cos A बराबर 4/5 हो तो cot A, सॉरी बच्चों यहाँ पे cot A होगा, cot A और cosec A के मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक, सवाल है त्रिकोणमिति से और इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिया है cos A का वैल्यू, दिया है cos A का वैल्यू 4/5 और cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का वैल्यू 4 हो गया और H का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो लिखेंगे B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, P का वैल्यू निकालना है, तो P इक्वल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P बराबर अंडर रूट हो जाएगा H का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, तो P बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, P बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब लिखते हैं cot A का मान, तो cot A का मान B/P होता है, तो B का वैल्यू कितना है 4 और P का वैल्यू कितना है 3, यह हो गया cot A का वैल्यू। अब लिखना है cosec A का वैल्यू, यह होता है H/P, H का वैल्यू कितना है 5 और P का वैल्यू कितना है 3, यह हो गया cos A का वैल्यू। ठीक है, मतलब इस तरीके का सवाल कोई भी हो तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू से हम लोग B या H या P का मान लिखते हैं, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना हो तो करते हैं और वैल्यू निकाल देते हैं। क्लियर। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रश्न द्विघात समीकरण पर है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण चैप्टर से यह सवाल पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो एक बात याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे तो उसको x और x+1 मानना है, इतना याद रखेंगे। माना कि
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x और x+1 है। क्लियर। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल है 365, यानी पहला क्रमागत पूर्णांक x है उसका वर्ग प्लस दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x+1 उसका वर्ग, तो दोनों के वर्गों का योगफल 365 है। अब देखिए तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर 365। अब ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस में हो जाएगा 365। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x एक में से घटाएंगे 365 तो माइनस 364 हो जाएगा बराबर में 0। अब 2 का कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा बचेगा x स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा तो प्लस x बचेगा माइनस 2 से भाग देंगे तो 182 आएगा बराबर में 0। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणनखंड ठीक है विधि के द्वारा तोड़ लेंगे तो पहला और अंतिम पद का गुणनफल 182 आएगा। तो कोई ऐसा संख्या तलाश कीजिए कि जिनको जोड़ने पर 1 आवे या घटाने पर 1 आवे और गुना करने पर माइनस 182 आवे। तो 13 14 हो सकता है। 13 14 गुना करके देख लीजिए, 13 में 14 से गुना कीजिए, 13 चौका 52 और 13 कम 13 2 8 1 182 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो जो बड़ा वाला होगा वो प्लस में होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। अब x का कॉमन तो x प्लस 14 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 13 का कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 14 इसमें भी है, x प्लस 14 इसमें भी है, तो x प्लस 14 का कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0 कह रहा है अगर हो तो x का वैल्यू माइनस 14 होगा, यह अमान्य होगा। अमान्य इसलिए होगा क्योंकि सवाल में देख लीजिए कह रहा है कि धनात्मक है, तो धनात्मक तो यह नहीं है तो इसलिए अमान्य होगा। पुनः यदि माइनस 13 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू 13 हो जाएगा और यही आंसर होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग पहला पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक है 13 क्योंकि x का वैल्यू 13 है। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बोले तो धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं, ठीक है, इतना दिमाग लगा लीजिएगा। x प्लस 1 है, x प्लस 1 तो x का वैल्यू 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 1 तो 13 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 14 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, गुणनखंड विधि, उसके बाद पूर्ण वर्ग करके और द्विघाती सूत्र के प्रयोग करके, ठीक है। और इससे पिछले वीडियो में शायद द्विघाती सूत्र के प्रयोग से हम लोग सीखे हुए हैं, इस वीडियो में गुणनखंड विधि सीख लिए। तो सबसे पहले कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आज का वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो नए हो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब देखिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू √3। मतलब इस सवाल को सॉल्व करके √3 ला देना है, ठीक है। यह त्रिकोणमिति का बेहतरीन सवालों में से एक है और यह पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न है, अर्थात इस सवाल में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो फॉर्मूला होता है वह समझ लेते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है।
दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तीसरा फॉर्मूला देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। चौथा फॉर्मूला देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। पांचवा फॉर्मूला देखिए कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। और छठा फॉर्मूला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। यह 6 गो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। एलएचएस से, एलएचएस में देखिए ये जो समीकरण है, मान के चलिए सवाल है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो समीकरण भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो पक्ष हैं एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस लेके चलते हैं 10 7 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। करना क्या है बोगा लोग कि दो कोनों का युग्म बनाना है, मैंने दो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका युग्म बनाना है। वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का युग्म बनाना है, मैंने पेयर बनाना है जिनके एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए। देखिए यहाँ पे 10 7 डिग्री और 10 83 डिग्री, तो इसमें का 7 और इसमें का 83 दोनों मिलाकर के 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक साथ रख देते हैं, 10 7 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब जरा सोचिए 10 7 डिग्री है तो 10 और इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो जरा सोचिए 90 डिग्री में से क्या चीज घटाएं कि 7 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री में से 83 डिग्री घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इंटू में 10 83 डिग्री है ही, इंटू 10 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो समझिए फॉर्मूला यहाँ पे 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे 10 बदल जाएगा कॉट में और यहाँ पे थीटा के बदले में कौन सी है 83 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला लागू होगा क्या कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, गुना में 10 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, यानी RHS प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरीके यह सवाल बनने वाला है, ठीक है। कैसा लगा कमेंट जरूर करिए।